एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपका कैलेंडर आपका आया होगा उसमें उसमें आप लोग देख रहे हो कि इस बार एसएससी सीजीएल का बहुत सारा जो होता है कि आप लोग देखोगे कि एग्जाम डेट बहुत आगे है। लगभग फिलहाल अभी देखोगे कि एसएससी का कोई एग्जाम भी नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखो, प्रिपरेशन कम ना पड़े। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करें कि जितना हो सके संभव हो सके हम एसएससी सीजीएल से रिलेटिव क्या करेंगे, बैक टू बैक प्रीवियस में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और आपको वो प्रोसेस सिखाएंगे कि कम से कम समय में उस सम्स को कैसे डील कर सके और उसे बना सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रीजनिंग बेहतर होगा तब कटअप का स्कोर पार हो सकता है। क्योंकि इस बार देखोगे एसएससी सीजीएल में आप लोग देखो कटअप बहुत ज्यादा गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 100 क्वेश्चन था, ठीक है, इस बार 75 गया। मतलब 75 मतलब एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स का होता है, लगभग 150 के आसपास गया। तो मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर आपका कटअप निकालने में जो प्ले करेगा वो करेगा रीजनिंग। अगर रीजनिंग बेहतर होगा तब कटअप निकलेगा, अगर रीजनिंग बेहतर नहीं होगा तो कटअप निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसी को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसएससी नहीं, अगर मान लो कि एसएससी के एग्जाम तो अभी नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी का तो एग्जाम आने वाला है और उसका वैकेंसी भी आ चुका है और उसका अभी एग्जाम डेट आया नहीं, लेकिन वैकेंसी अगर निकल चुका है तो एग्जाम डेट आप देखोगे कि वही आपका फरवरी और मार्च के आसपास आपका क्या एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और उस एग्जाम कंडक्ट में आप लोग देखोगे, उस एग्जाम में भी देखोगे कि रीजनिंग जो होता है क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंसी होता है जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि अगर तुम सोचो इसके हिसाब से कि पिछले ईयर जो इसका कटअप गया था, आप लोग देखोगे कि लगभग अराउंडिंग 80 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जिसमें से 20 आपका रीजनिंग था, 20 आपका मैथ था, 20 आपका हिंदी और क्या होता था इंग्लिश होता है, और 20 आपका क्या होता है जीके और जनरल स्टडी था। ठीक है, उसमें से एक चेक करो कि इस मतलब कटअप गया तो वो कितना गया था। आप देखोगे कि 46, मतलब बोल सकते हैं कि अगर एक 46 अगर बोले तो एक क्वेश्चन का वैल्यू मान लो बेटा 2 मार्क्स का है, तो तुम ही सोचो कि लगभग ये 92 के आसपास जनरल कटअप गया था। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर इसमें से अगर आप 20 क्वेश्चंस, अगर इसमें से 20 क्वेश्चंस अगर आपका मान लो रीजनिंग से अगर निकल जाएगा तो बाकी के लिए कितना बचेगा, 26 बचेगा। अब 26 किस में लाना है, तो 26 जो लाना है आपको टोटल बेटा 60 में से 26 लाना है, तो आराम से आप कटअप निकाल सकते हो जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 60 में से 26 लाना, अगर मान लो कि 60 में से अगर 30 भी लेकर आए, अगर 35 भी लेकर आए, तो आपका जो कटअप होगा 53, 57, 58 के अराउंडिंग में आ जाएगा और आप हंसते हंसते कटअप निकाल लोगे। एक प्लान होता है, अगर वो प्लान के हिसाब से अगर स्टडी करते हो तो कहीं पर भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। अनप्लान से कोई एग्जाम दोगे तो आपको हमेशा याद रखना कि अनसक्सेस का आपका मुंह देखना पड़ेगा। तो सक्सेस होना है तो प्लान करो लाइफ के साथ। अगर प्लान नहीं करोगे तो सोचो कि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, एग्जाम आ रहा है और एग्जाम दे रहा है और निकल नहीं रहा है। तो जब तक वो प्लान नहीं होगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा। और उसी प्लान को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, एसएससी जो एसएससी सीजीएल नहीं है, एसएससी सीजीएल का ही कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। क्योंकि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चंस अगर बनाने सीख जाओगे तो 100% आप एसएससी जीडी क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। बेस एसएससी सीजीएल का करना है तो जीडी आराम से निकलेगा, एमटीएस निकलेगा, सीएचएल बेटा आराम से निकल जाएगा। तो बेस किसका करना है, हमेशा एसएससी सीजीएल करना है। क्लियर है, अगर ये बेस करना स्टार्ट कर दिए तो 100% रीजनिंग का हर वो क्वेश्चन क्या होगा, आप डेफिनेट ब्रेक कर जाओगे। अगर रीजनिंग हंसते हुए निकल जाएगा, 20 में से 20 रीजनिंग बना लोगे तो कटअप आपके पास क्या होगा, मार्क नाम बात करके रहेगा, वो आसानी से अचीव कर जाओगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज एसएससी जीडी के ऊपर हम लोग क्या करें, बैक टू बैक मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर एक सीरीज लेके आऊंगा और कम से कम एसएससी जीडी का हर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन 5 या 6 क्लासेस जो होगा वो क्या होगा, एसएससी सीजीएल के बेस पर कराऊंगा ताकि एसएससी जीडी का क्वेश्चन को पकड़ने में तुमको इजी पहुंचेगा। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आज क्लासेस में जिस पहले क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा वो क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेलुलिज्म।
इस चैप्टर का नाम क्या है, सिलोजिज्म। और सोचो कि ये बैंकिंग से लेकर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल और क्या है एसएससी जीडी, ये सभी एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाता है। क्या बैंकिंग से निकला, एसएससी सीजीएल, एसएससी आपका एमटीएस, सीएचएस, उसके साथ साथ एसएससी जीडी और सीपीओ एग्जाम का मतलब बोल सकते हैं कि इंडिया का हर वो एग्जाम जो होता है इस सम्स के बिना अधूरा है। ठीक है, और इस सम्स को बनाने का जो सिंपल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। अगर वेन डायग्राम को मालूम है तो इसमें समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा लिखो इसमें से अगर पहला बोला वेन डायग्राम क्या बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वर्ड ना डिनोट करके हम लोग क्या करेंगे, लेटर को डिनोट कर देंगे। जो पहला लेटर है बस उसी को डिनोट करके पकड़ना है। मतलब बोल सकते हैं यहां पहला लेटर एस है और यहां पहला लेटर क्या बी है, फिर यहां पर बेटा बी है, यहां पर सी है, फिर यहां पर सी है और यहां पर क्या पी है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या बैठा, इसका मीनिंग बैठा कि सम एस आर बी, तो सम एस आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे होगा, तो तुम बोलोगे कि सर देखिए ये एस है, ठीक है, और सम ए आर बी मतलब एस का कुछ पार्ट बी होगा, तो एस का कुछ पार्ट बी हो गया। ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि सम बी आर सी, तो सम बी आर क्या हो गया, सी हो गया, तो सम बी आर सी, क्लियर है, और सम सी आर पी, तो सम सी आर क्या हो गया, पी हो गया। क्लियर है, इस तरह से। क्लियर है, अब इसमें आप लोग देखोगे पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, पहला पहला कंक्लूजन क्या दे रहा है, देखो पहला क्या दे रहा है, तो बोला जा रहा है इसके अंदर में कि सम बी आर एस, तो सम बी आर एस हो रहा है इसमें, तो पहला बोला जा रहा है कि सम बी इज एस, कि हमको देखना है कि बी का कुछ पार्ट एस में दिखाई दे रहा है। अगर ये सही होगा, अगर ये कंक्लूजन अगर सही है तो डायग्राम में वो शो करेगा। अगर डायग्राम में शो नहीं कर रहा है तो यहां पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो अगर ये सही है तो डायग्राम में शो करेगा क्या बी का कुछ पार्ट एस है, बोले हाँ सर, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बी का कुछ पार्ट एस है, तो मतलब ये पार्टिकुलर कंक्लूजन मेरे लिए क्या है, सही है। क्लियर है, नेक्स्ट देखोगे इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि ऑल सी इज बी। ठीक है, क्या ये दिखाई दे रहा है, तो तुम देखोगे ऑल सी इज बी, तो तुमको साफ दिखाई दे रहा है कि सी का कुछ पार्ट बी है। एक बड़ा सिंपल से कहावत है ना, एक सिंपल से कहावत आप लोग देखते होगे, ऐसा नहीं बोलते, अरे उंगली पकड़ने के लिए दिए तो हथुए पकड़ लिया। तो तुम सोचो कि सी का कुछ पार्ट बी है, सी का कुछ पार्ट बी है, तो सी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है कि वो बी में जा सकता है, बोले हाँ सर जा भी सकता और नहीं भी जा सकता है, तो 100% श्योर नहीं है। जब 100% बेटा श्योर नहीं है तो जो चीज 100% श्योर नहीं है उसको हम श्योर तो बोल नहीं सकते। जब श्योर नहीं बोल सकते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको गलती बोलेंगे, तो ये मेरे लिए क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नो, क्या बोला जा रहा है कि नो पी इज सी, बोला यार कि नो पी इज सी। ठीक है, नो पी इज सी, तो तुम देखो सिंपल देखो, अगर P और C दोनों अलग होता तो उसके बीच में डिफरेंसेस दिखाई देता। बेटा तुम्हें देखो, अगर किसी के बीच में दोस्ती होता तो वो भी दिखाई देता है, अगर दुश्मनी होता तो वो भी दिखाई देता है। तो मतलब C और P के बीच में अगर रिलेशन नहीं होता तो उन लोग के बीच में क्या होता, डिफरेंसेस होता बच्चा, होता कि नहीं। क्या C और P के बीच में डिफरेंसेस है, तो तुमको साफ दिखाई दे रहा है C और P में थोड़ा सा रिलेशन तो दिखाई दे रहा है। जब थोड़ा सा रिलेशन दिखाई दे रहा है बच्चा, तो उसमें कभी भी नो लग नहीं सकता है, तो ये बोलना मेरे लिए 100% क्या बच्चा, गलत है बच्चा। ठीक है, तो तुम ही सोचो तीन कंक्लूजन में से आपको साफ पता चल रहा है कि इसमें से दो गलत हो रहा है और एक क्या हो रहा है, सही हो रहा है। जब एक सही हो रहा है तो वो सही कौन हो रहा है, कंक्लूजन नंबर 1 सही हो रहा है। जब कंक्लूजन नंबर अगर 1 सही हो रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो, तो ये बोलना मेरे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमें से मेरे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कटा।
ठीक है। जिसको नहीं भी आता सिलोजिज्म तो हमेशा याद रखेंगे, जिसको सिलोजिज्म नहीं भी आता है तो हमेशा इस बात को हमेशा सोचते रहना है कि वो केवल हमारी क्लास को कर करके इस सब चैप्टर को फूक के रख देता है। और हम जब भी कोई क्लास कराते हैं, सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कि इनइक्वालिटी हो गया, रैंकिंग ऑर्डर हो गया, तो आपकी जगह तो हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, हम जितना भी इजी वर्ड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, कभी भी हम लॉन्ग वर्ड मतलब कोई कड़ा वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करते हैं जिससे बच्चा को समझने में किसी तरह का कॉम्प्लिकेट हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखें इसी प्रोसेस में लोग सम कराते हैं। अगर मान लो कमेंट के माध्यम से अगर बोलते हो कि इस चैप्टर का आपको फुल्ली अगर आपको क्लास चाहिए तो इस चैप्टर के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्लासेस को लेके आएंगे आपके लिए। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किस पर है। ठीक है, हाँ, अब ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन देखिए सीजीएल में भी देगा, एमटीएस में भी देगा, सीएचएस में देगा, अब प्लस आपके एसएससी जीडी में भी देगा। ठीक है, तो प्राय बच्चे होते हैं ये क्वेश्चंस को देखते हैं लेकिन क्वेश्चंस को बनाना सीख जाते हैं लेकिन इसका मालूम नहीं वो कौन सा चैप्टर का है। जब बच्चे लोग आपको चैप्टर ही मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चंस को कैसे डील कर पाओगे। तो ये चैप्टर का नाम है याद देखिए इस चैप्टर का क्या नाम है, एनालॉग। ठीक है, तो जो एनालॉग चैप्टर होता है इसमें क्या होता है, दो रेशियो के बीच में समानता देखना पड़ता है। मतलब बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होगा, तो वही रिलेशन क्या बेटा इसमें भी आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे इजी जो फॉर्मेट होता है, इसका अल्फाबेट ऑर्डर जानना। अगर अल्फाबेट ऑर्डर तुम अगर जान जाओगे तो इस तरह क्वेश्चंस को डील करने में आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है और आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, इसमें किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखने की याद रखने के लिए इसके ऊपर मैंने बैक टू बैक बहुत सारे क्लासेस बनाया। अगर जिसको याद नहीं तो मतलब बोल सकते हो कि ये याद रख सकते हो, ई ज्योति, क्या ई ज्योति। ठीक है, तो E4 कितना हो गया, 5 हो गया, J4 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, O4 कितना हो गया, 15 हो गया, T4 कितना हो गया, 20 हो गया और Y4 कितना हो गया, 25 हो गया। क्लियर है, ये जो थी। तो आराम से एक का किसी को ले लो और उसका ब्रेक कर लो, हम इसी को खाली कर देते हैं आपके सामने, तब उसका आराम से निकाल लोगे। अब इसका अल्फाबेट ऑर्डर लिखो तो S का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होगा, 19 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा, ठीक है, O का 15 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा और P का 16 हो जाएगा। क्लियर है, उसी तरह इसका भी नोट कर लेंगे। तो इसका बेटा इसके नीचे नोट करो तो बड़ा लॉजिक समझ में आएगा। तो यहाँ 18 है, ठीक है, यहां बेटा आपका कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, यहां पर आप देखोगे कि 17 हो रहा है और यहां देखोगे 17 के बाद यहां पर क्या हो रहा है आपका 22 हो रहा है। ठीक है, 22 हो रहा है। अब यहां देखोगे आपके क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। क्लियर है, अब गौर से देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे सर यहां पर कितना 1 का, यहां पर 5 का, यहां पर तो होता नहीं। तो कभी कभी क्या होता है नजरिया बदलना पड़ता है तब नजरिया समझ में आएगा। तो आप लोग सोचो इसको, अगर आप इसको अगर सोचते हो कि मान लो इसको अगर आप डायगोनली चेक करो, मतलब तिरछा तिरछी चेक करो, इस तरह देखो बट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर देखोगे यहां भी 2 बढ़ रहा है, फिर यहां भी देखो बेटा 2 बढ़ रहा है, यहां भी 2 बढ़ रहा है और यहां भी बच्चा आपका 2 बढ़ रहा है, मतलब +2 हो रहा है बच्चा। ठीक है, +2 हो रहा है। तो उसी के बिहाफ में क्या करना, पार्टिकुलर इस तरह क्वेश्चंस को डील कर देंगे। ठीक है, मतलब डायगोनली हो रहा है, मतलब तिरछा तिरछी हो रहा है, तो मतलब यहां पर डी है, डी है कि नहीं, तो डी में 2 जब ऐड करेंगे तो मतलब क्या होगा, यहां पर एफ होगा। ठीक है, आर में 2 ऐड करेंगे तो टी होगा, ए में 2 ऐड करेंगे तो सी होगा, ओ में 2 ऐड करेंगे बेटा क्यू होगा और बी में 2 ऐड करोगे तो आपका हमेशा याद रखेंगे बी में जब 2 ऐड करो तो आपका डी होगा। तो आंसर क्या होगा, एफ टी सी क्यू डी, एफ टी सी क्यू डी, एफ टी सी क्यू डी। तो एफ टी सी क्यू डी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एफ टी सी क्यू डी, परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस का हमेशा याद रखो, डील करने का सबसे जो इजी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आपको याद रहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर ही आप कोडिंग डिकोडिंग ब्रेक कर सकते हो, एनालॉग का इस तरह का सम ब्रेक कर सकते हो, एसएससी में आए वो कुछ सीरीज का सम ब्रेक कर सकते हो, इजिली ब्रेक कर सकते हो। प्लस क्लासिफिकेशन, मतलब बोल सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीजनिंग का, मतलब जो एसएससी का रीजनिंग होगा उसका 40 से 50% क्वेश्चंस को आप आराम से डील कर सकते हो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब ये चीज जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बाद में लेते हैं, एक और लेते हैं इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये जो है आपका क्या एक तरह का सीरीज है, क्या एक तरह क्या बच्चा आपका सीरीज है। क्लियर है, तो सीरीज कैसे बनता है आप लोग को मालूम ही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें बहुत सारे बच्चे को सीरीज तो मालूम होता है लेकिन कभी भी उसके टाइप के बारे में वो लोग नहीं जान पाते हैं। जब उसके टाइप के बारे में अगर वो नहीं जान पाते तो सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है उसके लाइफ के साथ कि वो कुछ सीरीज तो बन पाता लेकिन उसका टाइप नहीं जानने कारण होता है कि कुछ सीरीज क्या होता है उसके हाथों से निकल जाता है और एग्जाम में जो नंबर आना चाहिए वो नंबर से वो थोड़ा सा चूक जाता है। ठीक है, तो जब इस तरह का सीरीज दो तो सीरीज को सोचो बेटा, इसका भाव को पकड़ो, ये सीरीज आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप गौर से देखोगे ये सीरीज क्या हो रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर से बड़ा घटते हुए चला जा रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर से हो रहा है बच्चा। मतलब हम बोल सकते हैं ये सीरीज बड़ा घटते हुए क्रम में जा रहा है बाबू, घटते हुए क्रम जा रहा है। तो घटने का क्रम बड़ा दो होता है, एक होता है सबट्रैक्ट के हिसाब से घटना और एक होता है डिवीजन के हिसाब से घटना बाबू। तो हमेशा याद है कि डिवीजन के हिसाब से घटेगा तो दो नंबर के बीच में डिफरेंसेस सबसे ज्यादा दिखाई। तुम ही सोचो अगर 145 को कम से कम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो मान लो कम से कम नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, ये सब नंबर हो सकता है नहीं। अगर इस तरह के नंबर से भी डिवाइड करोगे तो कभी 136 नहीं होगा, इससे क्या होगा बहुत आधा होना चाहिए बच्चा, बहुत बड़ा डिफरेंसेस होगा। जब भी डिवीजन अप्लाई होगा तो दो बीच का नंबर सबसे ज्यादा डिफरेंसेस शो करेगा और दो बीच का नंबर सबसे ज्यादा डिफरेंसेस शो करे तो मतलब वो डिवीजन मेथड चल रहा है। लेकिन यहां सोचो कि 145 को 136 बनाना है तो लगभग बड़ा 9 का गैप चल रहा है, तो मतलब ये डिवाइड होकर ये 9 का गैप नहीं आ सकता, ये क्या आ सकता है आपका, आप देखोगे सबट्रैक्ट होकर आ सकता है। जब भी सबट्रैक्ट होकर 2 का गैप आए, मतलब सबट्रैक्ट होकर कोई सीरीज अगर घटे तो हमेशा याद रखेंगे दो सीरीज के बीच का खाली अंतर निकाल लेना। क्या निकाल लेना है, अंतर। जब अंतर निकालोगे तुम देखो, तुम ही सोचो, अब यहां लिख लेते तो समझ में सुविधा होगा। यहां 300 क्या है, ठीक है, तो बेटा 325 है। ठीक है, फिर 227, 200 बेटा 71 है, फिर 226 है, क्लियर है। ये देखो अब इसका बेटा डिफरेंसेस निकालना स्टार्ट करो, इसका और इसका बीच का डिफरेंसेस कितना होता तुम देखो कि सर इससे घटाएं यहां पर 4 हुआ, 12 में से 7 गया 5 हुआ, मतलब 54 हुआ। फिर इसका और इसका डिफरेंसेस लेंगे तो यहां पर कितना, 11 में से 6 जाता है बेटा 5 होता है, ठीक है ना। और तुम ही देखो अगर 6 में से 2 जाता तो 4 होता है। क्लियर है, अब यहां समझ में नहीं आएगा लेकिन यहां पर छोड़ देते हैं, यहां पे से छोड़ देते हैं। अब इसका निकाल लेते बेटा, जब इसका निकालो तो यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, तो तुम बोलोगे सर 13 में से 5 जाता है, 13 में से अगर 5 जाता है, 13 में से अगर 5 जाता है तो 8 होता है। ठीक है, अब यहां बचा 5, 5 में से अगर 4 गया तो यहां बचा 1। अब उसके बाद इसका निकालें तो यहां बेटा क्या होगा, 9 होगा। तो गौर से देखो बेटा, एक गौर से देखोगे कि पीछे देखोगे ये 9 का टेबल होते चला जा रहा है। तो 9 दूनी 18, 9 तिया कितना होगा बेटा 27, 9 चौके 36, यहाँ 36 होगा, 9 पचे 45 और क्या होगा उसको 54 हो गया, 9 छके 54। ठीक है, तो हमेशा याद रखो चाहे बेटा तुम इसके साथ इसको जोड़ के लिखो चाहे इसके साथ इसको घटा के लिखो, तो ऑलवेज क्या करेंगे 2 2 6 के साथ अगर 36 को अगर मान लो घटा देते हैं तो कितना होगा, यहाँ 10 होगा, मतलब यहाँ 0 होगा। अब यहां देखो 12 में से 3 जाता तो 12 में 3 जाता क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा 9 होगा। ठीक है, और यहां क्या होगा आपका 1 होता हुआ दिखाई देगा 1, तो मतलब यहां आंसर आएगा आपका 190। 100 क्या होगा यहाँ पर पार्टिकुलर 90 होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा आपका बी होता हुआ दिखाई दे रहा है, खटा। ठीक है,
चलिए एक पार्टिकुलर क्वेश्चन क्या करते हैं और नेक्स्ट लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा सम्स है। मान के चलो आप लोग, हम अगर एक चीज कॉमन देख रहे हैं लगभग 2020 से पहले 2019 भी बोल सकते हैं, 2018 भी बोल सकते हैं, कि डाइस एक ऐसा चैप्टर है, डाइस ऐसा एक चैप्टर है, ये कॉमन हो गया कि एसएससी की सीजीएल, मतलब एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है क्वेश्चन, सीएचएस में पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा जाता है, अब प्लस एसएससी जीडी में भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो एक ऐसा चैप्टर अगर बोल सकते हैं ये चैप्टर सबसे इजी है, ठीक है ना। और तुम कभी कभी ये चीज सोचो बेटा, कभी कभी देखो हम किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक प्लान अगर सटीक ढंग से अगर तुम बनाते हो तो वो प्लान तुम सोचो कि कुछ चैप्टर, कुछ सब्जेक्ट ऐसा भी है जिस पर तुम लोग ज्यादा फोकस करते हो, लेकिन कभी कभी उससे कभी कभी बंदा तुम लोग सोचोगे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाल फिलहाल में तुम एसएससी जीडी का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक करोगे तो कुछ सब्जेक्ट ऐसा है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरा 200-300 पेज का एक सब्जेक्ट होता है, उससे बड़ा एक क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन तुम सोचो वहीं पर रीजनिंग का डाइस बेटा ये लगभग क्या है, 1-2 पेज का आपका होता है, जिससे एक परमानेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, इन सब चैप्टरों को इग्नोर करके चले जाते हैं, तो नंबर उठेगा कहां से आप लोग को। तो अगर नंबर को बेसिकली तुमको अगर उठाना है, नंबर को सटीक ढंग से अगर उसको पास करना है, तो आपको सबसे ज्यादा आप टारगेट करो कि कौन कौन से चैप्टर से और कौन कौन सा सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो आपके दिमाग में आ गया तो किसी भी एग्जाम को निकालने में आपको ज्यादा समय नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे हमेशा आपको याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो इसमें 2 डाइस है। जब 2 डाइस है तो आपको इसमें निकालना है किसका अपोजिट, इसमें अपोजिट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चेक करो बट अपोजिट किसका निकालना, तो देखो इसमें अपोजिट निकालने के लिए विपरीत सतह पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें अपोजिट किसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, 1 का पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब चेक करो कि इन दोनों में, मतलब इन दोनों अगर चेक करो कि बेटा कॉमन कितना दिखाई दे रहा है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहां पर आपको सटीक दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां देखो, अगर मान लो बच्चा इसमें अपोजिट किसका निकालने के बजाय 1 का बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब चेक करो इसके अंदर में, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे सर इसके अंदर अगर हम चेक करें तो कॉमन 2 नंबर दिखाई दे रहा है, एक 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या होता है कि रटा रटाया ज्ञान लेते हैं और इसका टाइप को नहीं जान पाते हैं। तो इसमें डबल कॉमन आपका क्या हो रहा है, कॉमन मतलब डबल कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब 2 गो समान नंबर दिखाई दे रहा है। कौन, 2 और 3 दिखाई दे रहा है। जब 2 कॉमन दिखाई दे, कॉमन कितना दिखाई दे, 2 कॉमन दिखाई दे, तो इसका बनाने के लिए सबसे इजी प्रोसेस यही होता है कि एक काम को, जो कॉमन है कॉमन काट, 2 से 2 को काट दो और 3 को बेटा 3 से काट दो बच्चा। तो बचा क्या, बचा आपके पास 1 और 4 बचा, मतलब 1 और 4 एक दूसरा का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खटाक। ठीक है, लेकिन बाय चांस तुम लोग के मन में प्रश्न उठता होगा, बताइए सर आप तो 1 का बता दिए 4 होगा, तो 3 का क्या होगा, 3 क्या होने वाला है। तो 3 का जो बोलोगे, इन दोनों में से कौन सा नंबर आपका कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, कौन कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर हमको 2 नंबर नहीं दिखाई, तो वो 2 नंबर क्या होगा, बोलेंगे सर 5 होगा और क्या बेटा 6 होगा। ये 2 नंबर आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, या तो 5 होगा या तो क्या बच्चा मेरे लिए 6 होगा। ठीक है, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 का अपोजिट हमेशा क्या बेटा 4 होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर एक लाइन छूटा है, वो लाइन क्या था बता देते आप लोग को। ठीक है ना, इसमें आपको बताना है, इसमें बताना है आपको कि W का अपोजिट, W का क्या इसमें कोड होगा, मतलब आपको बताना है इसमें कि W क्या कोड होने वाला है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें W का क्या कोड होने वाला है, W का कोड आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको W का अगर कोड निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इस बारे ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देता है इसका टाइप आपको मालूम नहीं है
कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो इसका टाइप हमेशा एक चीज को याद रखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से लिया है, लेकिन कौन सा कोडिंग डिकोडिंग, कौन सा टाइप है, ये टाइप है कॉमन रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलते हैं, अब बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना कि अनाप शनाप ज्ञान होने के बाद भी इसको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं और उसको अर्थ ही नहीं मालूम चाइनीज कोडिंग क्या होता है। अरे किसी भी नाम के आधार, मतलब चाइनीज लोग का नाम क्या था, की नी पी होता है, जिसके बाद चाइनीज कोडिंग बोल देता है इसको। लेकिन ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग तो एक खाली एक नाम के आधार पर बोल देते हैं, लेकिन इसका वाजिब इसका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नाम ही नहीं है, इसका नाम है कॉमन रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग। मतलब कॉमन के हिसाब से इसमें कोडिंग करना पड़ता है। अगर बच्चे को अगर ये बता दिया जाए ना कॉमन रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग, तो ऐसे अगर यही कॉन्सेप्ट अगर खाली कॉमन वर्ड अगर बोल दिया जाए, उसके दिमाग में पूरा फंडा कस जाता है कि इसमें कोडिंग कैसे करना होता है। अगर चाइनीज बोलेंगे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करना है तो बच्चा सोचता है कि अरे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करना, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करना, कुछ यूनिक है। लेकिन बच्चा को अगर ये बोल दिया जाए कि कॉमन रिलेशन कोडिंग, कॉमन के आधार पर कोडिंग करना है, कॉमन के आधार पर कॉमन कोडिंग करना है, तो वो आराम से इसको बना लेंगे बच्चा। तो हमको क्या करना है, हमको किसका कोड करना है, तो हमको बताना है कि डब्लू का, कि डब्लू का बताओ कि इनमें से कौन सा कोड हो सकता है। तो डब्लू देखो, देखो एक वर्ड आपको यहां नोट कर लेते हैं, ठीक है, और एक वर्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है आपका, ये दिखाई दे रहा है बच्चा, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब इसके आधार पर आपको बताना है किसका कोड निकालना है, डब्ल्यू को निकालना है, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर डब्ल्यू को अब निकालने वाला, डब्ल्यू केवल हमको यहां दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू केवल हमको यहां दिखाई दे रहा है, और डब्ल्यू इन दोनों में और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो डब्ल्यू का जो नंबर हो केवल हमको यहां दिखाई दे और कहीं नहीं दिखाई देगा, तो तुम बोलोगे सर 6 दिखाई, तो 6 तो होगा नहीं सर, सर 9 में तो होगा नहीं सर, सर 7 भी तो होगा नहीं सर, तो बचा क्या मेरा, 0 बचा, ठीक है। तो डब्ल्यू के इसमें कोड क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो क्लियर हो रहा है आप लोग का, ठीक है। तो हमने क्या किया, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया, जैसे कि देखोगे ये इसको खाली छोड़ के रखें, ठीक है ना। अब देखोगे ये, अब उसके बेटा ये, तो पार्टिकुलर इन सभी क्वेश्चनों क्या किए अपने क्लासेस में डील किए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, वो क्या है, चलिए ये जो है, ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन आज आपको हम ले रहे हैं, दिस इज टाइप ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर बच्चा, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को मालूम है कि डिक्शनरी में को कैसे देखा जाता है, डिक्शनरी को देखने का फंडा आखिर होता कैसा है, ठीक है। तो डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी जो हम लोग खोलते हैं, बट हम लोग कैसे देखते हैं, तुम लोग देखोगे कि जब डिक्शनरी खोलोगे सबसे पहले तुमको एप्पल दिखाई देगा, फिर बॉय दिखाई देगा, फिर कैट दिखाई देगा, फिर डॉग दिखाई देगा। क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे इजी जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट हमेशा एक चीज को याद रख लेना है, जो कॉमन होगा उसको काट देना है, और जहां से अनकॉमन स्टार्ट होगा बस उसी को आपको चेक करना है इसके अंदर में, ठीक है। तो देखिए कैसे डील करते हैं इसको, यहां देखो, ठीक है। अब गौर से देखो इसके अंदर में, गौर से देखो इसमें कि बेटा यहां पर एल है, एल यहां भी है, एल यहां भी है, एल यहां भी है, एल यहां भी और एल यहां भी है। तो एल बेटा आपका कॉमन है कि नहीं, तो एल को काट देंगे, यहां से आपको चेक करना नहीं बच्चा। उसको देखो बेटा कॉमन क्या, देखो यहां पर ए है, यहां पर आई है, यहां पर ई है, यहां पर ए है, यहां पर ए है और यहां पर आई है। क्लियर है। तो सबसे स्टार्ट बेटा ए वाला होगा, लेकिन जैसे तुम बेटा ए वाला स्टार्ट करो, इसको हटा देते हैं, एल तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ए वाला स्टार्ट करो तो यहां पर भी ए दिखाई दे रहा है, यहां भी ए दिखाई दे रहा है, यहां भी ए दिखाई दे रहा है। तो इस ए को, इस ए को और इस ए को काट देंगे, तो आपको दिखाई क्या देगा, या एम या एन और या यू। तो डिक्शनरी में अगर मान लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो सबसे पहले एम आता है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बोलोगे ये जो होगा ये क्या होगा, ये जो होगा आपका नंबर 2 होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्लियर है।
तो मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग वो किससे करेगा, 1 से करेगा, उसके बाद सेकंड क्या आएगा, सेकंड आपका फोर्थ आएगा, तो सेकंड बटा फोर्थ आएगा, जिसमें खाली इसमें और इसमें दिखाई देता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बड़ा गलत हो गया। अब थर्ड क्या होगा आपका 5 होता, 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब पार्टिकुलर बड़ा बस इसी को चेक करना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखोगे नेक्स्ट वर्ड आपका क्या आता है, तो उसके बाद बेटा ई आता है, तो एक के बाद बेटा ई आता है ना, उसके बाद आई तो बाद में आता है, तो आपको मालूम चला कि यहां पर ई दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड आएगा, तो थर्ड बेटा बस इसी में दिखाई दे रहा और यहाँ 2 दिखाई, तो थर्ड इसी में दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब ये वाला क्या होगा आपका फोर्थ बनेगा, ये वाला क्या बनेगा आपका फोर्थ बनेगा, मतलब फोर्थ में हमेशा थर्ड नंबर वाला आएगा। तो फोर्थ में हमेशा अगर थर्ड वाला नंबर आएगा तो यहाँ बेटा हमको यहाँ थर्ड दिखाना चाहिए, तो ये थर्ड दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परफेक्ट बच्चा, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी डिक्शनरी ऑर्डर में जब भी आपको सम दिखाई दे, जो कॉमन है वो कॉमन को हटा दो, जहां से बेटा अनकॉमन स्टार्ट हो बस उसको देखना बच्चा, ठीक है। अगर ये सब चीज देखना स्टार्ट कर देंगे तो विद इन 30 सेकेंड में आप पार्टिकुलर इस तरह क्वेश्चंस को डील कर लोगे बच्चा, कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। चलो, ये भी जो एक पार्ट है, एक चैप्टर है, जिसका नाम क्या बच्चे लोग, सीरीज। सीरीज, ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है ये सीरीज से लिया गया है, ठीक है। और जब सीरीज से लिया गया है तो सीरीज का कौन सा टाइप है, तो हम इस टाइप का नाम दिए, मेरा नाम है राहुल सर का नाम है, इस टाइप का हम नाम दिए फिलिंग द ब्लैंक सीरीज। क्या दिए, फिलिंग द ब्लैंक सीरीज का नाम दिए, क्या कि आपको बेटा ये फिलिंग द ब्लैंक में क्या करना, भरना है, ठीक है। तो इस सीरीज का नाम क्या, फिलिंग द ब्लैंक सीरीज नाम है बच्चा, क्लियर है। तो पार्टिकुलर इस तरह का सीरीज को डील करने के लिए हमेशा एक चीज को याद रखना आप लोग को, ठीक है। तो कैसे डील करेंगे, तो आपको करना क्या है, जैसे कि इसको छोटा कर दे, समझ में सुविधा होगा इस तरह से, ठीक है। तो सोचो कि जब भी इस तरह का सीरीज आपको दिखाई दे तो टोटल एलिमेंट काउंट करो, क्या करो, टोटल एलिमेंट कितना दिखाई दे विद द फिलिंग द ब्लैंक को लेकर। जब तुम काउंट करते हो तो यहां देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब सोचो इस 20 को आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप में डिवाइड करना है। जब 20 को ग्रुप बनाओगे तो इनटू फॉर्मेट में ग्रुप बनना है, तो तुम बोलोगे सर एक होता है 4 इंटू 5 का बच्चा, और एक इसी की तरह देखोगे कि 5 इंटू क्या होता है, 4 होता है बच्चा, क्लियर है, ये भी होता है बच्चा, ठीक है। और हमेशा एक चीज को याद रखना है कि एक ग्रुप जो होता है दूसरा ग्रुप से वो प्राय क्या होता है बेटा, मैच होता है बच्चा, ठीक है। अगर हम 4 का सिलेक्शन करेंगे, अगर 4 एलिमेंट को काउंट करेंगे, 4 सिलेक्शन को, मतलब एक ग्रुप में अगर 4 जन को लेना है तो ऑलवेज बेटा मेरा 5 ग्रुप बनेगा। अगर 5 जन को लेंगे तो 4 ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, बस उसी तरह चीज को करेंगे इसमें। सोचो बेटा ग्रुप में डिवाइड करेंगे, देखो यहां पर, ठीक है। तो पहले बेटा ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो पहला ग्रुप, पहले हम 4 का सिलेक्शन करें, फिर 5 ग्रुप, मतलब 4 का सेलेक्ट करेंगे तो 5 ग्रुप बनेगा, पहले 4 का सिलेक्शन करते हो तो मिलेंगे 1 2 3 4, मतलब बेटा लास्ट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। क्या एक ग्रुप दूसरा ग्रुप से मैच करेगा, सर हमको मैच करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक काम करो 4 का ना लेकर बेटा 5 का लो, ठीक है। जब 5 का लेते तो क्या होता देखेंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, मतलब बोल सकते 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मान लेते 5 लेते 5, तो एफ पर आता है, एक ये हो गया, फिर 5 लेते हैं 1 2 3 4 बेटा, फिर एफ पर आ रहा है, फिर 5 लेते हैं 1 2 3 बेटा 5, फिर एफ पे आ रहा है, और फिर एफ में आ रहा है, मतलब एक ग्रुप दूसरा ग्रुप से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब सोचो यहां एफ है, यहां भी एफ है, यहां भी एफ है, और यहां भी एफ है, तो बड़ा क्लियर है। यहां टी है, यहां भी टी है, तो यहां भी क्या बच्चा आपका टी होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहां टी है और यहां भी टी है, ये भी क्लियर है। उसके बाद देखेंगे यहां पर एन है, यहां भी एन है, यहां भी एन है, तो यहां भी क्या हो जाएगा बेटा, मेरे लिए एन हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद देखेंगे n के बाद यहां b है, तो बेटा n के बाद हमेशा b, तो यहां बेटा b हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखना है, इसमें देखना है यहां पर, अब यहां पर एक थोड़ा सा ये हो गया, आप यहां देखोगे कि यहां पर आप देखो h दिखाई दे रहा है और यहां बेटा I दिखाई दे रहा है। तो मतलब कभी कभी क्या होता है, एक लेटर असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे सकता है, यहां पर H है, यहां पर I है, तो इससे पहले यहां पर बेटा G हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर बेटा I है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका J होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या होता हुआ दिखाई देगा, आपका आंसर होता हुआ दिखाई देगा GN। ठीक है, GNT। ठीक है। उसके बाद B दिखाई देगा और उसके बाद J दिखाई देगा, ये आपका आंसर होता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, GNTBJ। तो GNT, तो GNTBJ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटाक। ठीक है, आपका ए जो होगा आपका इसका क्या बेटा, पार्टिकुलर राइट आंसर निकलेगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करें, आज क्लासेस में हम लोग लगभग बहुत सारा क्वेश्चन को डील किया, लगभग 10 तरह क्वेश्चन को डील किया इसमें। ठीक है। तो ज्यादा आप लोग हेडेक ना हो पाए, इसी के लिए ध्यान में रखते हुए आज क्लासेस बस बेटा इतना है, एक बार बेटा मेमोराइज कर लो। पार्टिकुलर मैंने इस तरह क्वेश्चन को डील किया, पहला, ठीक है, इसको दूसरा, ये दूसरा चल रहा था, फिर बेटा तीसरा, फिर चौथा, फिर बेटा पांचवा, फिर बेटा छठा, फिर सातवां, और फिर बेटा आपका क्या आठवां हो गया। ठीक है। तो 8 क्वेश्चन मैंने क्या किया आज की क्लासेस में डील किया। तो आज क्लासेस बस बेटा इतना ही रखो। इसी तरह एसएससी जीडी के लिए बैक टू बैक क्या करूंगा, क्लासेस लाता चलाऊंगा, और पार्टिकुलर जो भी आपका चैप्टर है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, तो डेफिनेटली सारा चैप्टर लेंगे, तो उसके तरफ पानी की तरह आपका चैप्टर भी साफ हो जाएगा। चलिए आज क्लास बस इतना दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।